हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे चैप्टर 1 ही है। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का। ठीक है, जिसमें मैंने एक वीडियो कल बनाई थी। इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स मुझे जो सही लगे, इम्पोर्टेंट लगे, वो उस टॉपिक पे मैंने कल वीडियो बनाई थी। और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। लंबा क्या है? चैप्टर वो क्लास 12 के मतलब कक्षा 12 के जितने भी चैप्टर हैं, लगभग सारे इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। और पॉइंट्स भी एक एक करके आराम से क्लियर करते चलेंगे, ताकि सब कुछ समझ में आता रहे। कहीं भी से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप हिलो नहीं। ठीक है, तो आज का पहले चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो हमने भारत के धार्मिक समुदाय 2011 के अनुसार, जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में कौन सी जाति का, कौन से धर्म का कितना प्रतिशत पाया जाता है, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदू जाति जो है उसकी प्रतिशत कितनी है। उसकी प्रतिशत 7.9%। हिंदू हमारे भारत में 79.8% है। उसके बाद मुस्लिम जाति कितनी है? मुस्लिम जाति की प्रतिशत है 14.2। उसके बाद हम ईसाई के बारे में जान लेते हैं कि ईसाई धर्म हमारे भारत में कितनी प्रतिशत पाई जाती है। ईसाई धर्म है 2.35। उसके बाद सिख के बारे में बात कर ले। सिख हमारे यहाँ 1.7। उसके बाद हम बौद्ध के बारे में बात करते। बौद्ध जनजाति, बौद्ध धर्म कितना प्रतिशत है? 0.7। उसके बाद जैन धर्म कितना है? 0.4 है। फिर अन्य जो कि मतलब कि कुछ अन्य धर्म भी हैं, जिनका प्रतिशत हमारे यहाँ कितना पाया जा रहा है? 0.7। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं कि ना ही वो सिख में है, ना ही हिंदू में है, ना मुस्लिम है, ना ही कुछ नहीं है उनका, वो बीच में ही रहते हैं। उनका धर्म वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 0.2%। इनकी सहभागिता कितनी है? 0.2। तो फ्रेंड्स, हमने इतना जाना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में हिंदू की आबादी कितनी है? हिंदू लोग कितने रहते हैं? 79.8। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लोगों की संख्या कितनी? 14.2। ईसाई लोगों की जनसंख्या कितनी है? 2.3 है। सिख लोगों की 1.7 है। और बौद्ध लोगों की 0.7 है। जैन लोगों की 0.4 है। उसके बाद अन्य लोगों की कितनी है? 0.7 है। और कुछ लोग हैं जिनकी कोई धर्म ज्ञात नहीं है, उनकी जनसंख्या, उनका प्रतिशत दर कितना है? 0.2 मापा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद हम जान लेते हैं कुछ टॉपिक्स और हैं जो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसमें दिए गए थे। हमने पहले पढ़ा है, उसके बाद फिर जो मुझे ज्यादा ही अच्छे लगे, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमने समझाने का प्रयास किया। इसको हटा के पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से पढ़ते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हम आराम से पहले पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम अच्छे से उनको डीपली समझेंगे। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? सहभागिता दर का अर्थ।
सहभागिता दर का अर्थ, क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं। इसके बाद है आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या। आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, पुरुष तथा स्त्रियों की सहभागिता में अंतर। तथा स्त्रियों की सहभागिता। अभी आपको हम बताएंगे कि सहभागिता का अर्थ क्या होता है। बार बार सहभागिता बढ़ा रहा है क्योंकि सहभागिता में अंतर। कोई भी वर्ड बार बार आ रहा है और उसका मतलब आपको नहीं पता है, तो कितना भी उसके पीछे की कहानी आपको पता है लेकिन कुछ लिख नहीं सकते उसके बारे में, तो सहभागिता का मतलब भी हम समझा देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। स्त्रियों की निम्न सहभागिता के कारण क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद आराम से आसान भाषा में समझाएंगे। निम्न सहभागिता के कारण, स्त्रियों की निम्न सहभागिता के क्या कारण है। इतने टॉपिक्स हम समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, इससे ज्यादा अगर हम समझेंगे क्योंकि टॉपिक्स थोड़ी सी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमें, और अगर हम कुछ ज्यादा ही इनको और भी टॉपिक्स ले रहे हैं तो अच्छे से ना ही हम उनको आसानी से समझा पाएंगे। जब ज्यादा काम मिल जाता है दिमाग को तो उतना अच्छा से वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सहभागिता का क्या अर्थ होता है। सहभागिता का क्या अर्थ हुआ कि किताबी भाषा को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि किताबी भाषा मतलब कि लिखी रहती है कुछ आसान भाषा में ही, लेकिन हम लोगों को समझ में, हमको तो नहीं समझ में आता है बस। तो जितना हमने सोचा कि हम अपने आप से जितना हम पढ़ के आसान भाषा में, आसान से आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। तो सहभागिता का मतलब ये होता है किसी भी कार्य को करने के लिए कौन कौन से लोग उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, या फिर किसी कार्य को करने के लिए कौन कौन उस कार्य में सहायक हो रहा है, इसका मतलब होता है सहभागिता, ठीक है। सहभागिता दर का मतलब यही हुआ कि जैसे माना कुछ कार्य होते हैं ऐसे जिनको महिलाएं करती हैं लेकिन उतने उच्च स्तर तक नहीं कर पाती हैं। जैसे माना कि जैसे कि अब आप अपने हिसाब से ये भी सोच लिए, जैसे माना गवर्नमेंट जॉब ही, इतना ही सोच लिए नॉर्मल भाषा में गवर्नमेंट जॉब, तो वहां तक लड़कियां पहुंच पाती हैं, लड़कियां वहां तक पहुंच पाती हैं, लेकिन सारी लड़कियां नहीं पहुंच पाती। जैसे माना किसी क्लास में 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, क्या सभी की सहभागिता होती है गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचना? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल कुछ दिक्कतें होती हैं, किसी के यहाँ इतना पाबंदी लगी रहती है कि वहां तक पहुंचने में, या फिर उच्च शिक्षा तक उनको प्राप्ति नहीं हो पाती है, या फिर उनको आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता दर कम होती है, ठीक है। यही हुआ सहभागिता दर का अर्थ। अब आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या, आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या, इसको हम आसानी से समझेंगे।
अब इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? मुख्य श्रमिक, सह श्रमिक और मध्य श्रमिक। कौन कौन से? मुख्य श्रमिक, सीमांत और आश्रमिक। मुख्य, यहां हम लिख रहे हैं जगह, इधर इधर लिख रहे हैं, मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक, सीमांत, सीमांत, सीमांत श्रमिक, और लास्ट कौन सा है? लास्ट है आश्रमिक, आश्रमिक। पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ लिख दे रहे हैं? यही लिख दे रहे हैं, आश्रमिक, आश्रमिक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम समझेंगे मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या के अंतर्गत 3 से श्रमिक आते हैं। कौन कौन से? पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक, तीसरा है आश्रमिक। मुख्य श्रमिक का मतलब ये होता है कि जो लोग साल भर में लगभग 183 या 85 दिन काम कर रहे हैं, वो लोग जो साल भर में मतलब कि एक वर्ष में 365 दिन में 180 या 85 दिन काम कर रहे हैं, तो वो लोग मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, वो लोग मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। और सीमांत श्रमिक, जो लोग इस मतलब कि एक साल में 185 से कम दिन ही काम कर पाते हैं, वो लोग सीमांत श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आश्रमिक, आश्रमिक कौन से होते हैं? आश्रमिक भारत में अपने यहाँ हमने ये देखा है, किताब में यही लिखा हुआ है बुक्स में, कि 39% पॉइंट कुछ ही लोग की श्रमिक रूप में है, काम कर रहे हैं, कि 180 या 85 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं। बाकी के लोग ही 60% जनसंख्या दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर निर्भर है। ऐसे लोगों में कुछ लोग उसमें भी आते हैं कि जैसे माना स्टूडेंट्स लाइफ है भी, तो दूसरों पर अभी की मतलब इंतजार में है कि शायद उनको रोजगार मिल जाए, ऐसा है, तो वो लोग भी तो भी बेरोजगार में ही आएंगे, तो उनको छोड़ के मतलब वो लोग भी अभी 60% में ही है, और 39% ही लोग कि श्रमिक के रूप में है, कि मतलब कि 180 या 85 दिन साल भर में काम कर लेते हैं, तो वो उन लोगों को श्रमिक के रूप में जाना गया है। उसके बाद पुरुष तथा स्त्रियों की सहभागिता में अंतर। पुरुष तथा स्त्रियों की सहभागिता में अंतर क्या? मैंने सबसे पहले ही पॉइंट में ये बताया था कि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जैसे माना कि जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि जैसे माना एक परिवार में एक भाई एक बहन है, एक भाई एक बहन है, और अपने हिसाब से आप चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी जितनी फैसिलिटी, जितनी सुविधाएं भाई को दी जाती हैं उतनी बहनों को नहीं दी जाती। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर परिवार का ऐसा रूल नहीं है, लेकिन कहीं हद तक हमने देखा है कि जो चीजें, जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं लड़कों के लिए की जाती हैं वो महिलाओं के लिए नहीं की जाती हैं। इसलिए महिलाएं सहभागिता में उतना ज्यादा भाग नहीं ले पाती हैं। इनकी शिक्षा भी निम्न स्तर की होती है, इनकी शिक्षा भी निम्न स्तर की होती है, घर का दबाव होता है, घर का भी काम देखना रहता है, उसके बाद शादी का भी अपना बोझ बना रहता है, विवाह स्तर भी बना रहता है, बच्चे आदि भी, ये सभी दुविधाएं इनकी सहभागिता के लिए बाधा आती हैं कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं कम सहभागिता दर में आती हैं, उनका किसी भी काम में उतना ज्यादा भाग नहीं ले पाती हैं। इतना आपको लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों की निम्न सहभागिता के कारण क्या क्या है, तो मैंने अभी बताया कि स्त्रियों के निम्न सहभागिता के यही कारण है कि उनको उच्च शिक्षा न मिल पाना, उनकी घर की जिम्मेदारियां होनी, उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, घर का दबाव होता है, उनको मतलब घर के माहौल के में भी ढलना रहता है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इस वजह से
जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो हर काम में पुरुषों की अपेक्षा पीछे ही रहती हैं। जैसे हमने माना कि पुरुषों की उपयोगिता कितनी है। जैसे माना कि किसी भी काम करने के लिए 50% पुरुष कर रहे हैं। किसी भी काम में अगर 50% पुरुष है तो वहां पर और जैसे माना गवर्नमेंट जॉब में ही आप समझ लीजिए 50% जैसे माना पुरुष लोग हैं तो वहां पर 25% ही महिलाएं काम कर रही हैं। बस इसी को हम क्या कहते हैं, सहभागिता दर कहते हैं। सहभागिता दर का एकदम आसान भाषा में आप समझ लीजिए, सहभागिता का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कौन कौन से लोग उसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही हम समझाने का मेरा मोटिव था। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म की कितनी प्रतिशत थी ये मैंने पढ़ा। उसके बाद श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन सहभागिता दर, सहभागिता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख लेंगे, ये ना उम्मीद करते हैं। वीडियो में कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, गुड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा मेहनत करना सफल है, या फिर मेरी मेहनत लोगों को पसंद आती है। थैंक यू।